बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बॉडी फ्लूइड। और बॉडी फ्लूइड से सबसे पहले हीमोस्टेसिस के बारे में बात करें कि हीमोस्टेसिस क्या चीज़ है। हीमोस्टेसिस का मतलब ये है कि रिफ़र टू दी मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ दी बॉडी। होमोस्टेसिस का मतलब ये है कि हमारे बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हम किस तरह मेंटेन करते हैं, इसको हम कहते हैं होमोस्टेसिस। होम यू मीन सेम, स्टेसिस मीन स्टैंडिंग। जो हमारे बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होते हैं वो हमें किस तरह बरकरार रखते हैं, मतलब इसका जो फ्लूइड कंसंट्रेशन है और इसका हमारे बॉडी में जो मिनरल कंसंट्रेशन है वो हमें किस तरह मेंटेन कर देते हैं। हमारे बॉडी में इंटरनल एनवायरनमेंट इन दी बॉडी आर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन विच दी सेल लाइव। इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे बॉडी में ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जिसमें सेल लाइव होते हैं। ये इट इज़ द फ्लूइड आउटसाइड द सेल एंड कॉन्स्टेंटली मूव थ्रू आउट द सेल। ये हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं वो हमारे आउटसाइड ऑफ द सेल होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ये हमारे सेल के बाहर में पाए जाते हैं और ये कॉन्स्टेंटली मूव करते थ्रू आउट द बॉडी। इसके बाद है कि जो होमोस्टेसिस का जो मैकेनिज़्म है वो किस तरह होते हैं। हमको पता है कि हमारा जो होमोस्टेसिस का मैकेनिज़्म है उसके लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब इसके लिए डिटेक्टर रिक्वायर्ड होते हैं या सेंसर रिक्वायर्ड होते हैं, और जो इंटीग्रेटर होते हैं, इंटीग्रेटिंग सेंटर होते हैं या प्रोसेसिंग सेंटर होते हैं, और जो तीसरा है वो इफेक्टर है। ये मतलब जो सेंसरी होते हैं हमारे बॉडी में, जो स्किन होते हैं वो इसमें सेंसरी न्यूरॉन पाए जाते हैं, तो वहाँ पर जो वेरिएशन होते हैं वो डिटेक्ट कर देती है, फिर वो सेंड कर देती है मैसेज इम्पल्स किस चीज़ को, इंटीग्रेटेड सेंटर को, इंटीग्रेटेड सेंटर या प्रोसेसिंग सेंटर। और यहाँ पर प्रोसेसिंग सेंटर जो है ना वो प्रोसेसिंग कर देते हैं, फैसला कर देते हैं, फिर जो है ना इफेक्टर को मैसेज कर देते हैं कि एक्सेलरेट करो या इनहिबिट करो। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि किस तरह ये प्रोसेस होते हैं, आपको बहुत इजी मतलब आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए हमारा जो बॉडी में वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है वो किस तरह मेंटेन होती है। ये वाटर जो है ना ये भी फ्लूइड है, हमारे बॉडी में होते हैं। इसका जो कंसंट्रेशन ये हमें एक होमोस्टेसिस का एग्जांपल है। मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह हमारे बॉडी में जो है ना मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ होमोस्टेटिक सिस्टम, वाटर का जो कंटेंट होते हैं वो किस तरह नॉर्मल होते हैं। पहले देखिए जब इंक्रीज़ आ जाते हैं, इंक्रीज़ मतलब जो है ना ये जब इंक्रीज़ आ जाते हैं वाटर, हमारे बॉडी में वाटर की जो कंटेंट में ज़्यादा आ जाती है, तो फिर हमें नो स्टिमुलेशन ऑफ आस्मा रेगुलेटरी आस्मो रिसेप्टर इन हाइपोथैलेमस, तो फिर स्टिमुलेशन नहीं होती। आस्मा जो हाइपोथैलेमस में जो आस्मो रिसेप्टर होती है जो रिस्पांसिबल फॉर एडीएच हार्मोन सेक्रेशन के लिए, तो वो इसका जो स्टिमुलेशन नहीं होती है। मतलब ये है कि हमारे जो एडीएच हार्मोन होते हैं जो रिस्पांसिबल होते हैं वो जो है ना किस चीज़ के, वाटर की जो रिटेंशन होती है बाय किडनी, इसको मतलब जो हमारे बॉडी में वाटर ज़्यादा हो जाती है, जब ज़्यादा हो जाती है इसका कंटेंट, तो फिर ये एडीएच का जो सिक्रीशन होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, इसका जो सिक्रीशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है। जब डिक्रीज हो जाती है तो फिर किडनी में वाटर की जो रिटेंशन होती है ऑलरेडी बात है, तो फिर उसकी डिक्रीज आ जाती है। तो फिर वाटर की जो मतलब पहले ज़्यादा थी, अब जो वाटर की जो रिटेंशन किडनी में डिक्रीज होगी, तो फिर वाटर की जो कंटेंट है वो नॉर्मल हो जाती है। जब इंक्रीज आ जाती है वाटर में तो जाहिर बात है मतलब नो थ्रस्ट, हमको पानी की मतलब ज़रूरत नहीं होती, हमारे बॉडी में पानी पहले से ही ज़्यादा है। तो हमें ये पानी जब ज़्यादा होती तो ज़रूरी बात है कि हमें इस पानी को कम करने की कोशिश करेगी, और ये कम करने की कोशिश
मतलब डिक्रीज़ होती है सिक्रीशन से, एडीएच सिक्रीशन कम हो जाती है, जो एडीएच जो है ना हार्मोन की जो मतलब जो है ना सिक्रीशन कम हो जाती है पिट्यूटरी लोब से, ग्लैंड से, मतलब जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड के पिट्यूटरी लोब, तो वहाँ पर जब डिक्रीज आ जाती है तो ज़ाहिरी बात है जो किडनी में वाटर का जो रिटेंशन होती है तो वो कम हो जाती है। जब इस तरह सेम प्रोसेस ये है, जब वाटर की जो डिक्रीज़ आ जाती है, मतलब हमारे बॉडी में वाटर की कमी आ जाती है, तो ज़ाहिरी बात है हमें थ्रस्ट महसूस कर देती है, हमें वाटर की ज़रूरत हो जाती है। जब ज़रूरत आती है तो हमें स्टिमुलेशन होती है आस्मो रिसेप्टर, जो हाइपोथैलेमस में आस्मो रिसेप्टर होती है, तो वहाँ पर उसका स्टिमुलेशन होती है। जब उसको आस्मा रिसेप्टर जो है ना वो स्टिमुलेट हो जाती है, जब आस्मा रिसेप्टर जो है ना वो स्टिमुलेट हो जाती है, तो मतलब इसका एडीएच का जो सिक्रीशन होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो इसमें इंक्रीज़ आ जाती है। जब इंक्रीज़ आ जाती है तो फिर किडनी में वाटर की रिटेंशन में इंक्रीज़ आ जाती है। जब इंक्रीज़ आ जाती है, पहले तो हमारे बॉडी में वाटर की कंटेंट कम थी, लेकिन जब रिटेंशन हो जाती है वाटर बाय किडनी, तो फिर वाटर का जो कंटेंट होते वो नॉर्मल हो जाती है। इसको हम कहते हैं कि होमोस्टेसिस का मैकेनिज़्म किस तरह होता है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ होमोस्टेसिस वो तो कंप्लीट हो गई। होमोस्टेसिस का जो एग्जांपल था मैंने दिया वाटर की। अब हम हमारा टॉपिक की तरफ आते हैं कि फिजियोलॉजी का मेन टॉपिक है बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड का हम पहले डिफिनीशन करते हैं कि फ्लूइड क्या चीज़ है। फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच इज़ फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड वो सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, फ्लो कर देती है, बहाव कर देती है, इसको हम फ्लूइड कहते हैं। फिर फ्लूइड की हमारे पास 2 टाइप्स है, लिक्विड है और गैस है। ये लिक्विड, हम बाद लोगों को ये पता होता है कि लिक्विड जो है ना वो हमारे पास क्या है, फ्लूइड है, लेकिन हर वो एक चीज़ जो बहाव कर देती है तो इसको हम फ्लूइड कहते हैं। हमारे पास जो मैटर हमारे पास मतलब ये या लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं या एंटी मैटर होते हैं या प्लाज्मा होते हैं या सॉलिड होते हैं। सॉलिड जो है ना वो फ्लो नहीं करते, और हमारे पास जो फ्लो कर देते हैं वो गैस करता है, और हमारे पास जो लिक्विड कर देते हैं। तो लिक्विड और गैस ये दोनों ही फ्लूइड है। अब लिक्विड का जो हम एग्जांपल देते हैं वो वाटर है, और गैस का हम एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, जो हमारे बॉडी में होते हैं। तो इसको हम, ये फ्लूइड का डिफिनीशन था। अब हम आते हैं ह्यूमन बॉडी जो है ना वो हमारे पास 2 थिंग से बना होते हैं। इसका में हमारे बॉडी मेनली 2 इसका जो कंपोजिशन होते हैं वो सॉलिड से और फ्लूइड से बना है। हमने पढ़ा कि हमारा बॉडी जो है ना, इंसान का जो बॉडी होते हैं वो हमारे पास 2 थिंग से बने होते हैं, सॉलिड और लिक्विड से। तो फ्लूइड हमारे बॉडी का हमारा बॉडी का जो सबसे ज़्यादा पार्ट है, जो हमारे बॉडी टोटल वेट जो है ना हमारे बॉडी का 60% वेट फ्लूइड से है। इसका जो पोर्शन है वो फ्लूइड पोर्शन है। हमारे बॉडी 60% का जो पोर्शन है वो फ्लूइड पोर्शन है। और फ्लूइड में सबसे ज़्यादा जो है ना हमारे बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। हमारे बॉडी में किस चीज़, फ्लूइड में वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे बॉडी में, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में। अब देखें कि हमारे बॉडी में जो मतलब जो है ना वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है, आप देखते हैं कि मेल में कितने होते हैं, फीमेल में कितने होते हैं, और इन्फेंट में कितने परसेंटेज ऑफ वाटर होते हैं, और एल्डरली मेल में कितने होते हैं और एल्डरली फीमेल में कितने होते हैं। इन्फेंट में हमारे पास जो वाटर का जो कंसंट्रेशन होते हैं वो 75% होते हैं। एडल्ट मेल में हमारे पास 60% होते हैं, एडल्ट फीमेल में 50% होते हैं, एल्डरली मेल्स में 45% होते हैं, और एल्डरली फीमेल में 50% होते हैं। इन्फेंट में सबसे ज़्यादा वाटर की कंसंट्रेशन होती है ह्यूमन बीइंग में। क्यों होती है? इसका वजह ये है, इसका जो आंसर इस क्वेश्चन का ये है कि इन्फेंट का जो खुराक होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। इस वजह से अगर देखें कि बच्चा जो है ना या मतलब 2 मंथ्स का होते हैं और 1 ईयर का होते हैं, और मतलब 2 ईयर तक वो क्या करते हैं, मिल्क देते हैं, और इसका खुराक सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इस वजह से इसमें जो है ना जो बॉडी में
जो कंसंट्रेशन होती है तो 75% होती है इसके बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन। तो फिर एडल्ट मिल्क अगर हम देखें, इसमें वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है इस कंपेयर टू एडल्ट फीमेल। क्यों होती है? इसका वजह ये है, इसका क्वेश्चन का आंसर ये है कि एडल्ट मिल्क में एडिपोज टिश्यू सब एडिपोज टिश्यूज़ का जो कंटेंट होती है वो कम होती है इस कंपेयर टू फीमेल। फीमेल में एडिपोज टिश्यू फैट ज़्यादा होती है, इस वजह से मेल में जो वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है तो इसमें ज़्यादा होती है। जब फैट ज़्यादा होती है तो ज़ाहिरी बात है तो वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, ठीक है। और एल्डरली मेल्स में वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू एल्डरली फीमेल। क्यों इस तरह होती है? इसका मतलब ये है कि एल्डरली फीमेल जो है ना, इसका जो वाटर जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एल्डरली मेल जो है ना, वो जो है ना इसमें फैट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एल्डरली फीमेल। अब देखिए कि हमारे बॉडी में, हमारे आर्गन में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन। अगर हम देखें कि आर्गन की लेवल पे हम देखें तो वो एडिपोज टिश्यूज़ में सबसे कम वाटर की कंसंट्रेशन होती है, और सबसे ज़्यादा आर्गन जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है वो किडनी है। क्यों होते हैं किडनी में? क्योंकि किडनी में वाटर की कंसंट्रेशन इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि किडनी जो है ना, इसमें वाटर की प्योरीफिकेशन होती है, मतलब वो फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की, और वहाँ पर जो है ना वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है इस कंपेयर टू अदर आर्गन्स। अब देखिए कि हमने पढ़ा कि वाटर की कंसंट्रेशन सबसे कम एडिपोज टिश्यूज़ में होती है। क्यों एडिपोज टिश्यूज़ में होती है? इसका वजह यह है कि एडिपोज टिश्यूज़ जो है ना, फैट जो है ना वो तो मतलब जो है ना वो तो नॉन पोलर है, और वाटर जो है ना वो पोलर है। इस वजह से एडिपोज टिश्यूज़ में वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम मिकदार में होती है। और अब देखें कि हमारे बॉडी में जो फ्लूइड होती है वो हमारे पास 3 टाइप की फ्लूइड होते हैं। इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ट्रांससेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वो फ्लूइड हैं जो हमारे सेल के बाहर जो फ्लूइड पाए जाते हैं, इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं। इसका फिर 2 टाइप से इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड इंट्राविस्कुलर फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो सेल के दरमियान या टिश्यू के दरमियान जो पाए जाते हैं, इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। और इंट्राविस्कुलर फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो ब्लड, मतलब जो वेसल के अंदर होते हैं। ये देखो, ये जो फ्लूइड है ब्लू कलर, ये क्या है? ये इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है। और ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है। इसके दरमियान जो फ्लूइड पाए जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियस फ्लूइड जो है ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये जो सेल के बिटवीन में होते हैं और फ्लूइड के बिटवीन में होते हैं, ये हमारे पास ये सेल किसके लिए रखते हैं? ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेनेंस के लिए रखते हैं। जो सेल के लिए ऑस्मोलैरिटी में जो रोल होते हैं, इसमें जो मेंटेनेंस के लिए सेल के बिटवीन में इर्द गिर्द पाए जाते हैं या टिश्यू के बाहर पाए जाते हैं, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेनेंस के लिए रखते हैं। ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, हमारे अगर देखें कि यहाँ पर बायोकार्बोनेट आयन है, पोटाशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फेट आयन है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो कार्बोनेट आयन है, बायोकार्बोनेट आयन, ये रीजनेबल अमाउंट में होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमारे बॉडी में जो मेनली फ्लूइड होते हैं वो तो हमारे पास ब्लड है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मोस्टली ब्लड है। तो यहाँ पर मतलब जो है ना ब्लड, तो ये बायोकार्बोनेट आयन जो है ना वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्यों रीजनेबल अमाउंट में होते हैं? क्योंकि ये एसिडिटी और बेसिडिटी को मेंटेन रखने के लिए ब्लड के लिए जो है ना रखते हैं। ये हमारे पास बफर एक्शन के लिए मतलब जो है ना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये जो पोटाशियम आयन है या कैल्शियम आयन है या मैग्नीशियम आयन है या फास्फेट आयन है, ये बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। कैल्शियम आयन का जो कंसंट्रेशन है
वो तो फिर भी इसमें कम है, लेकिन इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत निग्लिजिबल है, उधर कैल्शियम आयन बिल्कुल है नहीं। पास जो ट्रांससेलुलर फ्लूइड है ये क्या कौन सा फ्लूइड है? ये हमारे पास ये भी एक एक मतलब जो है ना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, लेकिन ट्रांस सेलुलर फ्लूइड इसका जो कंपोजिशन है वो स्लाइटली डिफरेंट है। कैसे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। इसका अगर हम एग्जांपल लें ट्रांस सेलुलर फ्लूइड का, तो हमारे पास जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है या सिनोवियल फ्लूइड है या इंट्राऑकुलर फ्लूइड है, ये हमारे पास जो फ्लूइड है ये ट्रांससेलुलर फ्लूइड है। और ये ट्रांससेलुलर फ्लूइड का फंक्शन क्या है? ये हमारे पास मेनली जो है ना ये ट्रांसमिशन ट्रांसफरिंग ऑफ इम्पल्स में रोल अदा कर देते हैं, और ये हमारे पास वन टाइम प्रिपेयर होती है हमारी बॉडी में। और तीसरी बात ये है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट होती है ये, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। और इसका जो कंपोजिशन होती है ट्रांससेलुलर फ्लूइड की वो वेरी होती है एज कम्पेयर टू मतलब जो ना इंट्रासेलुलर फ्लूइड या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ये भी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, लेकिन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में बास फ्लूइड जो है ना इसका जो कंपोजिशन है वो स्लाइटली डिफरेंट है। जो हमारे पास ट्रांससेलुलर फ्लूइड में मेनली जो हमें हमें मतलब जो है ना मेनली जो ट्रांससेलुलर फ्लूइड है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड है और इंट्राऑकुलर फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमको पता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में जो इर्द गिर्द होते हैं वो फ्लूइड, इसको हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और जो साइनोवियल फ्लूइड वो फ्लूइड है जो जॉइंट में होते हैं, या नी जॉइंट या एल्बो जॉइंट में जो फ्लूइड होते हैं इसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और इंट्राऑकुलर फ्लूइड वो फ्लूइड है जो आई में मौजूद होते हैं, इसको हम कहते हैं इंट्राऑकुलर फ्लूइड। अगर हम देखें कि जो सेरस फ्लूइड जो है ना सेरस फ्लूइड, ये भी हमारे पास क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो अगर ये सेरस फ्लूइड देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो प्लूरल फ्लूइड है या पेरिकार्डियल फ्लूइड है और ये पेरिटोनियल फ्लूइड है, ये जो तीन जो है ना ये तीन फ्लूइड ये हमारे पास सीरियस फ्लूइड है। ये सीरियस फ्लूइड मतलब ये हमारे पास जो प्लूरा मतलब जो लंग्स में ब्रेन इर्द गिर्द होते हैं और बॉडी वॉल के दरमियान जो फ्लूइड होते हैं ये हमारे पास प्लूरल फ्लूइड होते हैं। और ये हमारे पास पेरिकार्डियल फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो 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 हार्ट के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, इसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये जो मतलब यो सीरियस फ्लूइड का जो मतलब थर्ड एग्जांपल है वो पेरिटोनियल फ्लूइड। पेरिटोनियल फ्लूइड अगर हम देखें कि पेरिटोनियल मतलब जो है ना पेरिटोनियल फ्लूइड ये हमारे पास जो एब्डामेन होते हैं, एब्डामेन वहाँ पर जो मेम्ब्रेन होते हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं। और ये पेरिटोनियम जो है ना ये मेम्ब्रेन है, ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होते हैं जो इसको हम कहते हैं पेरिटोनियम। और ये किससे बना होते हैं? मेसोडर्म से बना होते हैं। ठीक है, ये किससे बना होते हैं? ये जो पेरिटोनियम होते हैं, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन जो एब्डामिन में मौजूद होते हैं वो इसको हम ये इसका जो कंपोजिशन है वो मेसोडर्म से बना होते हैं। और ये पेरिटोनियम फ्लूइड जो है ना इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये हमारे बॉडी में जो फ्लूइड को जो फिल्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा रोल अदा कर देते हैं। आपको पता है कि डायलिसिस टू टाइप ऑफ डायलिसिस, एक पेरिटोनियम डायलिसिस होते हैं और ये एक हेमीडायलिसिस होते हैं। जो पेरिटोनियम डायलिसिस होते हैं ये डायलिसिस ये जो ये यहाँ पर ये जो पेरिटोनियल फ्लूइड जो है ना हमें यूज़ करते हैं जो हमारे बॉडी में जो बाकी फ्लूइड है इसके फिल्ट्रेशन में बहुत अहम रोल अदा कर देते हैं। ये जो सीरियस फ्लूइड है ये हमारे पास प्लूरल फ्लूइड है, पेरिटोनियल फ्लूइड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है। ये हमारे पास ये किसके लिए मतलब ये क्यों होते हैं? ये हमारे बॉडी मतलब जो है ना इस आर्गन को जो फ्रैक्शन रिड्यूस करने में रोल अदा कर देते हैं, ख़त्म करने में रोल अदा कर देते हैं। और जो ट्रांससेलुलर फ्लूइड हमारे पास इसमें साइनोवियल फ्लूइड है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इंट्राओकुलर फ्लूइड है और ये यूनरी लुमन है और जीआई लुमन जो फ्लूइड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो फ्लूइड होते हैं या यूरिनरी ट्रैक्ट में जो फ्लूइड होते हैं ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ठीक है, ये भी क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ना वो हमारे बॉडी में हर वक्त मतलब जो है ना दिन में डेली पे बेस में वो इसका प्रिपरेशन होती है और इसका रिटेंशन होती है पर मतलब जो है ना मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की।
सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड की मतलब जो है ना मतलब हमारे ये सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड की जो है ना एक मतलब हमारे पास ये तो ट्रांससेलुलर फ्लूइड है और इसका जो कंपोजिशन एक बार होती है, क्या होती है, एक बार होती है। फिर मतलब इस तरह नहीं होती कि मतलब वन टाइम इसकी प्रिपरेशन होती है सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड की। फिर जो इंट्राओकुलर फ्लूइड होते हैं ये मतलब जो इंट्राओकुलर फ्लूइड, इंट्राओकुलर फ्लूइड हमारे पास ये जो क्या होते हैं, जो आई में होते हैं, ये फ्लूइड मतलब आइस में होते हैं। तो ये हमारे पास एक्वास हीमर है और विट्रस हीमर। विट्रस हीमर, एक्वास हीमर वो होते हैं जो फ्रंट में होते हैं और विट्रस हीमर वो होते हैं जो बैक में होते हैं। और ये जो विट्रस हीमर होते हैं वो एक बार बस बन जाते हैं, तो फिर इस तरह नहीं होते कि बार बार इसका मतलब जो ना ड्रेनिंग होती है, एक बार बन जाते हैं। तो एक्वास हीमर डेली के बेस में इसकी ड्रेनिंग होती है और इसके कम मतलब तैयार हो जाते हैं ये फ्लूइड एक्वास हीमर। अब हम देखते हैं कि हमने पढ़ा कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड या ट्रांससेलुलर फ्लूइड हमने डिस्कस कर दिया। इसके बाद अब अगर हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वह मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ये वो फ्लूइड है जो सेल के अंदर होते हैं, ये सेल के किधर होते हैं, अंदर पाए जाते हैं, इसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड होते हैं। हम अगर देखें ये हमारे पास एक में मतलब जो है ना एक सेल है और ये मेम्ब्रेन है, मतलब ये जो सोडियम पोटाशियम, ये क्या है, सोडियम पोटाशियम पंप है। तो सेल के बाहर सोडियम एंड क्लोराइड आयन का जो कंसंट्रेशन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं इस कंपेयर टू अंदर। इस सोडियम और क्लोराइड आयन का जो कंसंट्रेशन होते हैं बाहर वो ज़्यादा होते हैं इस कंपेयर टू सेल के अंदर। जो आउटर होते हैं मतलब सोडियम एंड क्लोराइड वो हमारे पास चीफ होते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, मतलब चीफ होते हैं, चीफ कंटेंट में होते हैं। और जो पोटाशियम का जो कंसंट्रेशन होती है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में इनसाइड द सेल वो बहुत ज़्यादा होती है, वो प्रिंसिपल है। पोटाशियम आयन की जो कंसंट्रेशन होती है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में वो बहुत ज़्यादा होती है इस कंपेयर टू सोडियम एंड क्लोराइड आयन। ये हमारे पास अगर हम देखें कि हमारे पास ये इनसाइड दी सेल इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो सेल के अंदर जो फ्लूइड होते हैं वहाँ पर कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत कम हो जाती है, कम मतलब वो बहुत निग्लिजिबल होती है। इनसाइड दी सेल कैल्शियम आयन पाए नहीं जाते। क्यों पाए जाते? ये चिलेटिंग एजेंट है और ये हमारे पास जो पाए जाते हैं मसल सेल में होते हैं, मतलब जो ना सर्कोप्लाज्म रेटिकुलम में मौजूद होते हैं और वहाँ पर एक सर्कल में बन हो जाते हैं। और यहाँ पर जो सर्कल, ये सर्कल है सर्कोप्लाज्म रेटिकुलम में इस तरह बन हो जाते हैं। ये कैल्शियम है आयन है और ये इस पर के लिए मतलब ये इस तरह शक्ल में क्लोज होते हैं ये कैल्शियम। और ये क्लेथ्रीन कोट इस ये क्या है, क्लेथ्रीन, इसको बंद कर दिया है ये कैल्शियम आयन। क्यों बंद कर दिया है? ये हमारे पास ये बहुत टॉक्सिक है। अगर सेल से ये कैल्शियम आयन मतलब ये सर्कोप्लाज्म रेटिकुलम से बाहर आ जाते हैं और मतलब जो ना जो रिक्वायरमेंट नहीं होते और सेल में अंदर जाते हैं, सेल के अंदर मतलब नहीं आ जाते, पाए नहीं जाते। अगर आ जाते तो फिर हम बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा कर देते हैं। अगर ये कैल्शियम आयन का जो फंक्शन है वो ये है कि ये हमारे बॉडी में सिग्नलिंग का जो प्रोसेस होती है वो चेकअप करती है कि सोडियम या क्लोराइड आयन या ये पंप्स और गेट्स ओपन है या क्लोज है। और ये इसमें बहुत ट्रांसमिशन में जो सिग्नलिंग ट्रांसमिशन में इसमें बहुत ज़्यादा रोल होते हैं इनवॉलंटरी। हमारे पास जो फास्फोरस होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ये हमारे पास इनसाइड दी इंट्रासेलुलर फ्लूइड में होते हैं। और मॉडरेट मैग्नीशियम आयन भी होते हैं, सल्फेट आयन भी होते हैं, सोडियम और क्लोराइड बहुत कम होते हैं और कैल्शियम आयन बहुत होते नहीं है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। थैंक यू फॉर